यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विथ आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में चलते हुए ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इसमें मैं आपके साथ पेनिनसुलर इंडिया को डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि बेसिकली सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया किया था, देन हिमालय के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर इसके बाद ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को हमने 2 वीडियोस में कवर किया। अब पेनिनसुलर इंडिया जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कि इसका एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। याद रखना कि बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी की यदि हम बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आते हैं ये कंपाइलेशन के फॉर्म में आते हैं। यानी कि यदि आप इनका करंट सिनेरियो देखेंगे, इसको यदि आप डायरेक्टली करंट से जोड़कर देखें तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप इनको करंट से जोड़कर भी पढ़ते जाएं। जैसे लाइक अरावली माउंटेन को लेकर यदि हम बात करें तो अरावली माउंटेन को लेकर एक इशू अभी हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था या फिर ये फैसला आया था उनका कि 100 मीटर से नीचे जो भी पीक्स हैं उनको हम पीक मानेंगे ही नहीं और वहाँ पर एक्चुअली में जो माइनिंग की एक्टिविटीज़ हैं ये हो सकती हैं। इसको लेकर राजस्थान सहित कई उन एरिया में जहाँ पर अरावली का एक्सटेंशन है और इवन पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको कई जगह पर प्रोटेस्ट देखने के लिए मिले थे। ये जो प्रोटेस्ट हैं ये हरियाणा और राजस्थान में ज़्यादातर हुए थे। तो दैट मीन्स कि अरावली चर्चा का विषय था और यदि ये चर्चा का विषय था मतलब कि अरावली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम इसी के अनुसार स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर इंडिया को समझना। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देखते हैं यह है चाणक्य IAS एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म, चंडीगढ़ ब्रांच का यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सिविल्स विथ आकाश। और सेम नाम से आपको हमारा टेलीग्राम हैंडल भी देखने के लिए मिलेगा। तो यदि आप चाहें तो इस टेलीग्राम हैंडल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको तमाम प्रकार की जो आगामी अपडेट्स हैं ये समय पर उपलब्ध हो सकें। और साथ में याद रखिएगा यदि आपको ये PDFs वगैरह डाउनलोड करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये तमाम प्रकार की जो PDFs हैं ये ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। मैंने इनको प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही सिक्वेंशियल फॉर्म में तैयार किया है। चलिए एक और बात है कि चाणक्य IAS एकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर UPSC और साथ में स्टेट PCS के लिए जो बैचेस हैं ये स्टार्ट कर दिए गए हैं, जो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। इनका माध्यम हिंदी भी है और एज वेल एज आपको ये इंग्लिश माध्यम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल देखने के लिए मिलेंगे। तो यदि आपको इन बैचेस का पार्ट बनना है तो आप कॉल कर सकते हैं 8264199959, ये दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर। जब आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारी जो काउंसलिंग टीम है ये आपको पूरा गाइडेंस दे देगी। और साथ में यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी दुविधा, किसी प्रकार का कोई भी डिलेमा यदि आपको है तो आप यहाँ पर फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे नहीं करनी होगी। बैक टू टॉपिक आए तो याद रखिएगा कि यदि हम पेनिनसुलर इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो पेनिनसुलर इंडिया याद रखो कि वर्ल्ड का सबसे स्टेबल प्लेन्स में से एक माना जाता है। बेसिकली मैं यदि बेसिक से स्टार्ट करूं तो बेसिक से स्टार्ट करते हुए देखिएगा कि ना मैं यहाँ पर अपना जो व्हाइट बोर्ड है ये ओपन करता हूं और इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जस्ट अ सेकेंड। देखिए भाई ये वाला जो एरिया आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, सॉरी, ये वाला जो रीजन आपको देखने के लिए मिल रहा है बेसिकली इसको नाम दिया जाता है किसका, पेनिनसुलर इंडिया का। यानी कि ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया। अब इसको पेनिनसुला क्यों कहा जाता है? क्योंकि याद रखो अ पार्ट ऑफ लैंड इज सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ वाटर बॉडी दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। यदि 3 साइड ऑफ वाटर बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे बे ऑफ बंगाल से ये सराउंडेड है ईस्टर्न पार्ट में। वेस्टर्न पार्ट में यदि आप देखते हैं तो ये अरेबियन सी से सराउंडेड है। एंड यदि आप सदर्न में जाते हैं तो यहाँ पर ये इंडियन ओशन से सराउंडेड आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि इसीलिए इसको नाम दिया जाता है पेनिनसुलर इंडिया का और कोई इसका रीजन नहीं है। अब एक बात जरा आप मेरी ध्यान से सुनिएगा कि ये जो पेनिनसुलर इंडिया है एक्चुअली में इस पेनिनसुलर इंडिया में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंटली मार्क करना है और इंपॉर्टेंटली मार्क भी नहीं करना, आपको याद रखना है। यदि आप एटलस ओपन कर लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करो कि एक्चुअली में जब आप जब आप पेनिनसुलर इंडिया के बारे में स्टडी करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये वर्ल्ड का सबसे स्टेबल पार्ट है। और वर्ल्ड का सबसे स्टेबल पार्ट होने के साथ साथ 2-3 फैक्ट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इन 2-3 फैक्ट में सबसे पहले आता है कि भाई स्टेबल तो है ही ये पार्ट, स्टेबल होने के साथ साथ वर्ल्ड का सबसे एंशिएंट पार्ट भी है। क्या हो गया है यार, इसको छोड़िए, यहां पर नहीं लिखता हूं मैं। यहां ठीक, तो याद रखिएगा कि एक तो वर्ल्ड का सबसे स्टेबल पार्ट है, स्टेबल पार्ट होने के साथ साथ याद रखिएगा कि ये वर्ल्ड का सबसे सॉलिड रॉक से फॉर्म पोर्शन भी है। सॉलिड रॉक का मतलब क्या है कि एक्चुअली में ये जिन रॉक से फॉर्म है इनका नाम है आर्कियन, नीस और शिस्ट, यानी कि आर्कियन एरा में फॉर्म हुई जो रॉक्स थी उनसे ये फॉर्म है। ये वाला जो पूरा एरिया है यह है पेनिनसुलर इंडिया। आप जरा देखना कि जब आप अर्थ के बारे में स्टडी करते हो तो अर्थ की जो एज है इसको आपने 16 एरा में डिवाइड किया हुआ है। और ये 16 एराज की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे ओल्ड एरा जो आता है यह है आर्कियन। देन इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविजियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। एंड देन जिनमें अभी हम जी रहे हैं, जिनमें अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं, इनका नाम है प्लास्टोसीन एंड होलोसीन। बताने का मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि एक्चुअली में इनका जो सबसे ओल्डेस्ट एरा है बाय द नेम ऑफ, इसको नाम दिया जाता है आर्कियन एरा का। और यदि बात की जाए आर्कियन एरा की तो आर्कियन एरा में एक्चुअली में अर्थ ने अपना सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट किया था। और सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस में ये जो पेनिनसुलर इंडिया है इसके ईस्टर्न पार्ट में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यदि आप देखोगे तो आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने के लिए मिलेगा बाय द नेम ऑफ। यहाँ पर एक स्टेट है जिसका नाम है झारखंड, और झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में इसकी लोकेशन आती है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू की एक प्लेस है, इसको नाम दिया जाता है सिंहभूम एरिया। सिंहभूम वो एरिया है जो कि सबसे पहले सॉलिडिफाई हुआ और आज भी ये स्टेबल कंडीशन में है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो रॉक्स पाई जाती हैं ये वर्ल्ड की सबसे एंशिएंट, ये वर्ल्ड की सबसे सॉलिड रॉक्स में काउंट की जाती हैं। सो मेरी बात एक याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये जो पेनिनसुलर इंडिया है इसीलिए मैंने बोला है कि ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रॉक से फॉर्म और इवन वर्ल्ड की सबसे सॉलिड रॉक से फॉर्म लैंड मास है। साथ में याद रखो कि यदि आप इसके टोटल एरिया की बात करोगे तो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये आपको इसका एरिया देखने के लिए मिलेगा। इससे बड़ा अभी तक कोई भी, यानी कि यदि आप पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं जिसमें हिमालय, नॉर्थ इंडियन प्लेन एंड पेनिनसुलर इंडिया कोस्टल रेंज को शामिल किया जाता है, तो पेनिनसुलर इंडिया अप्रॉक्सीमेटली टोटल लैंड मास का 50% एरिया कवर करता है इंडिया का, यानी कि ये सबसे बड़ा लैंड मास में काउंट किया जाता है। तो एक एक करके इन सभी बातों को यदि मैं समझने की कोशिश करूं या फिर समझाने की कोशिश करूं तो याद रखो कि भाई सबसे पहले तो इसका एरिया आपको अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर देखने के लिए मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली हाफ है इंडिया के टोटल लैंड मास का। और टोटल लैंड मास आपको देखने के लिए मिलेगा 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि यदि एग्जैक्ट आपको डेटा चाहिए हो तो 32, 87, 52 ये इतना डेटा आता है। और इतना हमारे इंडिया का टोटल क्या है एरिया, यानी कि 32,87,000 एंड फिर नहीं सॉरी 32,82 इतना है यार, इसको देख लेना ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब यदि इसके आप एवरेज एलिवेशन को देखेंगे तो उससे पहले आप ये जानो कि जब आप पेनिनसुलर इंडिया का शेप देखते हो तो ये नीचे से नैरो दिखाई देता है और ऊपर से ये थोड़ा सा ब्रॉड दिखाई देता है। यदि आप इसके नॉर्थ में जाते हैं तो आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन देखने के लिए मिलेगा और इसके नॉर्थ में आपको हिमालय लोकेट मिलेगा। दैट मीन्स कि याद रखिएगा कि इसका जो शेप कहलाता है ये त्रिभुजाकार है। साथ में यदि एवरेज एलिवेशन की आप बात करोगे तो इसका एलिवेशन है अप्रॉक्सीमेटली 600 से 900 मीटर के आसपास सी लेवल से मैंने इसको बोला है। जो इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है इसको नाम दिया जाता है कन्याकुमारी का केप केमोरिन वाला एरिया। एज के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट, स्टेबल पार्ट माना जाता है। और क्योंकि स्टेबल इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड की सबसे सॉलिड रॉक से फॉर्म है और यही जो सॉलिड रॉक है ये प्रेजेंट टाइम से 4 to 4.3 बिलियन ईयर पहले फॉर्म हुई थी। दैट इज वाई
इनको ओल्डेस्ट रॉक भी कहा जाता है, यानी कि एज के अकॉर्डिंगली ये सबसे ज्यादा पुराना है। यहां पर एक बार पढ़ लेना, वन ऑफ द अर्थ ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म इन फंक्शन एज अ हाईली स्टेबल शील्ड कंपोज्ड मोस्टली ऑफ आर्कियन नीस एंड शिस्ट, यानी कि आर्कियन नीस एंड शिस्ट ये जो रॉक है इनसे ये फॉर्म हुआ है। इट हैज अंडरगोन मिनिमल स्ट्रक्चर चेंजेस एंड हैज रेयरली बीन सबमर्ज बीनीथ, यानी कि एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो आज तक कभी भी सबमर्ज नहीं हुआ। ये क्यों बोल रहे हैं हम? तो जब आप बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हो तो वहां पर आपने ये सुना होगा कि भाई सबसे पहले जो वेजिटेशन है ये कहां पर आई, यानी कि वेजिटेशंस एक्चुअली में जो ओशनिक पार्ट है यहां पर इंट्रोड्यूस हुई थी। यहां इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर धीरे 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 ये आना स्टार्ट हुई कहां पर, लैंड एरिया में। और लैंड एरिया में कैसे आई, तो एक्चुअली में जितने भी कॉन्टिनेंट, जितने भी सब कॉन्टिनेंट, जितने भी एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं अर्थ में कभी ना कभी ये पूरे पूरे सबमर्ज हुए हैं, यानी कि सॉरी ओशन में ये कभी ना कभी पूरे सबमर्ज हुए हैं। बस पेनिनसुलर इंडिया आपको एक ऐसा लैंडमास देखने के लिए मिलता है जो कि आज तक सबमर्ज नहीं हुआ, वो बात यहां पर लिखी हुई है। द सी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर, यानी कि इतने सालों में आज तक ये सबमर्ज नहीं हुआ। यदि आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझना चाहें तो याद रखो हम ये बोल रहे हैं कि आर्कियन नीश और शिस्ट से फॉर्म है जो कि सॉलिड रॉक मानी जाती है, बहुत ज्यादा हार्डेस्ट रॉक है ये। यदि आप यहां पर देखेंगे तो पूरे पेनिनसुलर इंडिया में ये वाली जो लेयर है यहां पर आपको आर्कियन नीस एंड शिस्ट मिलेंगी। बाद में डेन्यूडेशन और साथ में जो इरोजन होता है उसके कारण यहाँ सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। यही जो रॉक हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हुई, इनका इरोजन हुआ, कहीं ना कहीं डेपोजिशन हुआ। तो एक्चुअली में ये जो आर्कियन नीस एंड शिस्ट की हम बात करते हैं, दे आर एक्चुअल रॉक। आफ्टर दैट फिर इनका डेन्यूडेशन होता है, इनका इरोजन होता है और उससे फिर अदर टाइप की मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। तो यदि मान लीजिए आज आपको कन्याकुमारी में आज आपको पेनिनसुलर इंडिया में कहीं पर भी आर्कियन नीस एंड शिस्ट जो रॉक हैं ये देखने के लिए नहीं मिल रही हैं, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। एक्चुअली में ये मिलती हैं, बट ये हो सकता है कि कुछ गहराई में आपको प्रेजेंट देखने के लिए मिले। बट यदि आप छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास के एरिया में जाते हैं, यदि आप अरावली रेंज के आसपास के एरिया में जाते हैं, तो यहाँ पर आज भी आपको डायरेक्टली आर्कियन नीस और शिस्ट रॉक देखने के लिए मिलती है। दैट मीन्स आज यहाँ पर भी ये रॉक आज भी यहाँ पर प्रेजेंट है। चलिए आगे आएंगे। अब इसके बाद याद रखिएगा कि जब आप पेनिनसुलर इंडिया को देखेंगे तो पेनिनसुलर इंडिया में एक कॉमन सा जो फैक्ट है ये आपको देखने के लिए मिलेगा, एक कॉमन सा फिनोमिना देखने के लिए मिलेगा कि भाई ये है, मान लेते हैं ये है हमारा वेस्टर्न घाट और ये वाला जो एरिया है इसको नाम दिया जाता है ईस्टर्न घाट वाला एरिया। बेसिकली ईस्टर्न घाट एक्चुअली में एक डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज? इसका मतलब होता है कि भाई ये कंटिन्यू माउंटेन रेंज के फॉर्म में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे हिमालय का जो ग्रेटर हिमालय वाला रीजन है, ग्रेटर हिमालय में हमने देखा है ना कि ये वेस्ट से नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है एंड देन ये ईस्ट में नामचा पर्वत तक जाता है। इसके बीच में यदि कोई कट है तो उनको हम पास का नाम देते हैं। याद रखो कि एक्चुअली में ना वेस्टर्न घाट आपको सेम ग्रेटर हिमालय के जैसा देखने के लिए मिलता है, इवन ये सेम शिवालिक के जैसा देखने के लिए मिलता है, यानी कि कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज के फॉर्म में है। बट जब आप ईस्टर्न घाट को देखते हैं तो अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। वाई? क्योंकि एक्चुअली में वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाली जो रिवर्स हैं इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ईस्टर्न घाट को ओरिजिनेट किया। वाई? क्योंकि इनको जाना था और अपना डेल्टा फॉर्म करना था बे ऑफ बंगाल के पास। इसके लिए इन्होंने इस ईस्टर्न घाट माउंटेन को काटना शुरू किया। सो याद रखो कि वेस्टर्न घाट माउंटेन ये एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, ईस्टर्न घाट माउंटेन एक डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है। इन दोनों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। यहां पर यदि आप बेसिकली डिस्कस करोगे तो याद रखो कि यही कारण है कि एक्चुअली में वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाली जितनी भी रिवर्स हैं ये काटती हैं ईस्टर्न घाट माउंटेन को और अपना डेल्टा फॉर्म करती हैं बे ऑफ बंगाल में। बट एक रीजन यहां पर या फिर एक क्वेश्चन मैं आपका डालूंगा, भाई इंडिया में जितनी भी रिवर्स फ्लो करती हैं उनमें से 90% अपनी जो पूरा पूरा वाटर है ये मर्ज करती हैं बे ऑफ बंगाल में। वाई? क्योंकि याद रखना कि एक्चुअली में यदि आप इसका स्लोप देखेंगे पूरे पेनिनसुलर इंडिया का तो ये आपको ईस्टर्न पार्ट की ओर देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स बे ऑफ बंगाल की ओर दिखाई देता है। और यही कारण है कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होने के बाद भी, नहीं तो यहां पर तो अरेबियन सी है, डायरेक्टली सागर में चली जाए ना, क्यों नहीं जाती? क्योंकि इसका स्लोप आपको ईस्टर्न पार्ट की ओर दिखाई देता है। दैट मीन्स बे ऑफ बंगाल की ओर दिखाई देता है।
और इसी कारण से ईस्टर्न घाट माउंटेन इज अ डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज। तो सबसे पहली बात यही लिखी हुई है। दूसरी बात है कि ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी रिवर्स यहां पर जाती है। मैंने कहा ना 90% ऑफ रिवर्स आपको बे ऑफ बंगाल में जाती हुई देखने के लिए मिलेंगी, बट इसमें से भी कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो कि इसके ढाल के या फिर इसका जो नेचुरल स्लोप है इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। इनमें आती है नर्मदा है, तापी है, ठीक है, ये तमाम प्रकार की रिवर। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्चुअली में ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्ट वैली? तो इस प्रकार की जो संरचना है, यानी कि माउंटेन्स के बीच में से जब कोई नदी बह जाती है तो इसको कहा जाता है रिफ्ट वैली। टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ये फॉर्म होती है। इन सिंपल वर्ड्स यहां पर लिखा हुआ है, देखिए ग्रैंड स्लोप की यदि हम बात करें, अ नेचुरल वेस्ट टू ईस्ट ग्रेडियंट गाइड्स द मेजर रिवर सिस्टम गोदावरी कृष्णा टू एम्प्टी इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी कि नेचुरल स्लोप बे ऑफ बंगाल की ओर है। यहां पर आता है अरेबियन सी, उस साइड आपको देखने के लिए मिलेगा बे ऑफ बंगाल। यदि ये जो नेचुरल स्लोप की हम बात कर रहे हैं, नेचुरल स्लोप का जो अपोजिट डायरेक्शन है जहां पर नर्मदा और ताप्ती बहती हैं, डीप स्ट्रक्चर रिफ्ट वैली कर्व्ड बाय डाइवर्जेंट टेक्टोनिक फोर्सेस। डाइवर्जेंट टेक्टोनिक फोर्सेस मतलब कि जिसमें जो प्लेट बाउंड्रीज है ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, उसके कारण ये रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। फोर्स द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स टू फ्लो ईस्ट टू वेस्ट इनटू द अरेबियन सी डिफाइंग द प्लेट्यू नेचुरल स्लोप्स। बात समझिए, यानी कि ये नेचुरल स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं, क्योंकि यहां पर जो टेक्टोनिक बाउंड्रीज हैं इनमें डाइवर्जेंट मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बात, यानी कि अभी तक हमने क्या देखा है, आप इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे? तो सबसे पहले पेनिनसुलर इंडिया टॉपिक है, पेनिनसुलर इंडिया के जो मेजर एनाटॉमी है उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि भाई स्लोप कहां पर है और इसका जो अपोजिट स्लोप है ये क्यों है, यहां पर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आपको कहां पर दिखाई देती हैं। 3 जियोलॉजीज आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि कुल मिलाकर ये आपको यहां पर 3 जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। पहला तो वो एरिया जहां पर जो फॉर्म हुआ है एक्चुअली में आर्कियन शील्ड के कारण। जैसे यहां पर कौन कौन से आर्कियन शील्ड में क्या क्या शामिल किया जाएगा, लाइक ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट को इसमें शामिल किया जाएगा। ये एंशिएंट और साथ में स्टेबल फाउंडेशन स्टोन है पेनिनसुलर इंडिया का। ठीक है, इसको क्यों एंशिएंट कहा जाता है और क्यों स्टेबल कहा जाता है, उसका रीजन मैंने आपको बताया कि आर्कियन एरा अर्थ का सबसे ओल्डेस्ट एरा में काउंट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? डिफाइंस बुंदेलखंड, तेलंगाना एंड सीवियर मेघालय प्लेट्यू। इन 3 एरिया में ये आपको देखने के लिए मिलेगा, मेजरली इन 3 एरिया में। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन 3 के अलावा और कहीं पर दिखाई नहीं देगा। एक्चुअली में होता यह है कि जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में आप सभी चीज़ों को जूम आउट करके देखते हैं। बट यदि मान लीजिए आप पंजाब के रहने वाले हैं, आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आप पंजाब जीके के बारे में पढ़ें, तो ऐसा हो सकता है और होगा ही डेफिनेटली श्योरिटी के साथ कि आपके लोकल एरियाज में भी जो आर्कियन नीस सिस्ट है ये अवेलेबल आपको मिले। इसका मतलब क्या है कि जब आपने पंजाब जीके, जब आपने हरियाणा जीके पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने चीज़ों को जूम इन कर लिया। जूम इन करने पर आप छोटी से छोटी चीज़ वहां पर पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से एक और मिलती है जियोलॉजी, इसको नाम दिया जाता है डेक्कन ट्रैप। ये रॉक का फॉर्म है, याद रखना ये सभी रॉक्स हैं। इसमें आती है बेसाल्टिक लावा शीट्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल लावा फ्लोज यील्डिंग रिच ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसको कहा जाता है रेगोर। यानी कि जब भी इस डेक्कन ट्रैप में या फिर इस बेसाल्टिक रॉक में इरोजन डेन्यूडेशन होता है तो इसके कारण फॉर्म होने वाली जो रॉक है उसको नाम दिया जाता है ब्लैक सॉइल। बात की जाए यदि ब्लैक सॉइल की, तो याद रखना मेनली जो ब्लैक सॉइल है ये आपको प्रेजेंट देखने के लिए मिलेगी महाराष्ट्र वाले रीजन में, साथ में एमपी वाले रीजन में, साथ में छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देती है और इसी का कुछ भाग आपको कर्नाटका में भी देखने के लिए मिलेगा, एज वेल एज फिर मल्टीपल स्टेट्स में। बट इन 4 स्टेट्स में तो ये मेजरली दिखाई देती है। रेगोर सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड माइनली फर्टाइल। वाई? क्योंकि यहां पर याद रखना कि जो कॉटन है ये उगता है, यानी कि कॉटन इज अ कैश क्रॉप। यहीं पर आपको पैडी प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। यहीं पर आप देखोगे कि अनियन प्रोडक्शन आपको दिखाई देता है। यहां पर मैंने साइड में मैप बना के बताया है कि जो ये पूरी रॉक्स हैं या फिर ये जो दक्कन ट्रैप वाली रॉक है ये आपको मेनली कहां पर दिखाई देती है, यहाँ पर पैडी प्रोडक्शन। यहीं पर आपको सनफ्लावर की जो खेती है ये भी होती हुई देखने के लिए मिलेगी और कर्नाटका के सिनेरियो में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है डोमिनेट्स महाराष्ट्र, मालवा एंड द राजस्थान हिल, यहाँ पर आपको देखने के लिए
मिलती है। आफ्टर दैट एक और आती है जिनको नाम दिया जाता है सेडिमेंट्री रॉक का। सो आप ऐसा मान सकते हैं कि दे आर एक्चुअल रॉक, दे आर मेटामॉर्फिक रॉक एंड दे आर सेडिमेंट्री रॉक। इसको मेटामॉर्फिक बोलना नहीं बिकॉज कि यह है बेसाल्टिक रॉक, और बेसाल्टिक रॉक इज अ कोर एग्जाम्पल ऑफ लावा रॉक, यानी कि दैट मीन्स एक्चुअल रॉक। इसके बाद आती है गोंडवाना रॉक, और साथ में जो सैंड स्टोन और लाइम स्टोन आपको देखने के लिए मिलेंगे वो तमाम प्रकार की चीजें। लिखा हुआ है रिवर कर्व्ड बेसिन एंड द डिसेंडिंग प्लेट्यूज डिफाइंस द छोटा नागपुर कोलफील्ड एंड बुंदेलखंड एंड कैमूर सीरीज। यहां पर आपको मेनली देखने के लिए मिलेगी, छोटा नागपुर हो, बुंदेलखंड हो या फिर कैमूर रेंज हो, इसके आसपास के नियरली एरिया में आपको ये जो पूरी पूरी सेडिमेंट्री एंड फ्लूवियल रॉक सिस्टम है ये आपको देखने के लिए मिलता है। साथ में याद रखना कि एक्चुअली में यहाँ पर कुछ एरिया हैं जो कि एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन एरिया में कुछ प्लेट्यूज को शामिल किया जाता है, साथ में दक्कन प्लेट्यू भी इसमें काउंट किया जाता है। बट इन दोनों में जब आप मैप देखोगे तो इन दोनों में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। कुछ मेजर डिफरेंसेस होने का मतलब यह है कि भाई अलग अलग कलर से दर्शाने का मतलब ही ये हुआ कि यदि आप माइनर प्लेट्यूज की बात करोगे, जैसे कि जो जनरली यहाँ पर मारवाड़ प्लेट्यू दिखाई देता है, मालवा प्लेट्यू है, इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पर आप आओगे तो दंडकारण्य प्लेट्यू दिखाई देगा। साथ में इस एरिया में आपको मेघालय प्लेट्यू देखने के लिए मिलेगा। नॉर्थ का कुछ एरिया आप शामिल कर लेते हैं, नॉर्थ में तो खैर हिमालय रीजन लग जाता है, बट फिर भी यदि हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो ये जो लाइटर कलर है इस एरिया की आप बात करोगे तो ये भी एग्रीडेशनल में तो काउंट किया जाता है। जैसे द scattered collection of smaller highly eroded tablelands composing the central highland। central highland का मतलब है ये ऊपर वाला एरिया। The eastern mineral hub and the isolated northeastern extension characterized by complex river ravines and the sedimentary divides। क्या कहने का मतलब है कि बेसिकली यहां पर एग्रीडेशनल जो एग्रीकल्चर है वो होता है, बट एग्रीगेशन भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। एग्रीडेशनल और एग्रीगेशन में थोड़ा सा फर्क आपको मिलेगा। मेरा एक सिंपल सा मीनिंग समझना कि ना आपने एक नाम सुना होगा बाय द नेम ऑफ चंबल। ठीक है, ये वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट में आता है, इसको नाम दिया जाता है चंबल वाला रीजन। चंबल एरिया मेनली फेमस फॉर यहाँ के जो डाकू हैं उनके लिए। ये आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा। पंजाब में एक प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी बाय द नेम ऑफ ड्रग स्मगलिंग की समस्या। तो ये क्यों मिलती है? क्योंकि ना याद रखो कि ये जो एरिया है ये बेसिकली बहुत ज्यादा एरोडेड प्लेन में आता है, एरोडेड टेबल लैंड है, यानी कि यहां से जो भी नदियां बहती हैं उन्होंने इसको अपरदित किया है, इरोजन यहां पर किया है। इरोजन के कारण एक्चुअली में यहां पर जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं वो फॉर्म हो गए हैं, यानी कि यहां पर जो गली इरोजन है वो हो गया है। मैंने कल की क्लास में या फिर जब मैं आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में बता रहा था, मैंने पंजाब प्लेन के बारे में जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो मैंने बताया था कि एक्चुअली में पंजाब प्लेन के साथ एक समस्या है कि इसका जो नॉर्थ पार्ट है यहाँ पर गली इरोजन होता है, और गली इरोजन के कारण एक्चुअली में यहाँ पर किसी प्रकार का ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है और ह्यूमन एक्टिविटीज भी नहीं है। दैट मीन्स एग्रीकल्चर नहीं होता, कल्टीवेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और इस कंडीशन में यदि आप देखेंगे तो एक्चुअली में यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर इलीगल एक्टिविटीज होती है। सेम कंसेप्ट आप उठाइए और चंबल वाले एरिया में, यानी कि ये जो एरिया मैं बता रहा हूं यहां पर आप मार्क कर सकते हैं। सेम एज आप देखोगे कि जो दंतेवाड़ा सुकमा वाला एरिया है, दुर्ग भिलाई सॉरी दंतेवाड़ा सुकमा वाला जो एरिया है यहां पर भी आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं कि यहां पर आपको नक्सलाइट की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। यहां पर आपको चंबल के डाकुओं की समस्या दिखाई देती थी, बट अर्बनाइजेशन जब से आया है, अर्बनाइजेशन के कारण ये तमाम प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो गई हैं। तो यहां पर याद रखो कि एक्चुअली में ये एक एरोडेड टेबल लैंड है। एरोडेड टेबल लैंड होने के कारण यहाँ पर जो मिनरल्स हैं पहले इनकी माइनिंग नहीं होती थी, बट इन सिंपल वर्ड्स यदि प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो आज इनकी माइनिंग हो रही है। यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स रिवर सिस्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और दैट इज वाई यहाँ पर सेडिमेंट्री डिवाइड्स भी आपको प्रेजेंट मिलते हैं। रवाइन प्रकार का, गली प्रकार का आपको यहाँ पर इरोजन मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज कर पाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। एक और फैक्ट यहाँ पर मैंने जोड़ा। सेकेंड बात आती है दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू की यदि आप बात करोगे तो ये फैला हुआ है, यानी कि द ग्रेट सदर्न ट्राइंगल इसको कहा जाता है, ग्रेट सदर्न ट्राइंगल, क्योंकि पूरे लगभग पूरे 70 to 75% जो साउथ इंडिया है इसको ये कवर करता है। अ कंटिजियस 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ब्लॉक बाउंडेड बाय द सतपुड़ा विंध्यन रेंजेस। ऊपर है सतपुड़ा एंड विंध्यन रेंजेस,
ठीक है, इन द नॉर्थ एंड फ्लैंक्ड बाय द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट डिफाइंड बाय एंशिएंट नीस एंड वास्ट बैलिस्टिक लावा ट्रैप्स। बात समझिए, यानी कि बैलिस्टिक लावा रॉक से ये बना हुआ है दो साइड से, यानी कि ईस्टर्न पार्ट में ये ईस्टर्न घाट से गिरा है, वेस्टर्न पार्ट में ये वेस्टर्न घाट से गिरा है, नॉर्थ में ये सतपुड़ा विंध्यान से गिरा हुआ है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो आप याद रखो कि एक्चुअली में वो एरा जब पेनिनसुलर इंडिया, ये वाला जो पोर्शन है यह पेनिनसुलर इंडिया का, पेनिनसुलर इंडिया नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था जब, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से सेपरेट होकर ये नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था, तो उस समय याद रखिएगा कि इंडियन ओशन में आज भी प्रेजेंट है, इंडियन ओशन में एक आइलैंड है जिसका नाम है रियूनियन हॉटस्पॉट, जहां पर आपको वॉल्केनिक लावा का इरप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसको लीनियर इरप्शन का नाम देते हैं। इसके ऊपर से जब ये पूरा पूरा पास होता है तो ये जो लावा है एक्चुअली पूरे पेनिनसुलर इंडिया में, पूरे पेनिनसुलर इंडिया में कुछ इस प्रकार से ये फैलता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सॉलिडिफाई होता है। इसके सॉलिडिफिकेशन के कारण जिन रॉक का फॉर्मेशन होता है इनको लावा रॉक का नाम दिया जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम याद रखिएगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ा तो इस पूरे एरिया में, ये पेनिनसुलर इंडिया के सदर्न पार्ट में लावा रॉक का फॉर्मेशन था। दैट मीन्स जो दक्कन ट्रैप है या दक्कन प्लेट्यू है इसका एक्सटेंशन था। बट वेदरिंग कंडीशन अलग होने के कारण, क्लाइमेटिकल कंडीशंस अलग होने के कारण इन रॉक का फॉर्म चेंज हुआ। रॉक का फॉर्म हुआ तो रॉक के इरोजन से, डेन्यूडेशन से जो सॉइल आई या फिर जो सॉइल फॉर्म हुई उसका भी फॉर्म धीरे धीरे चेंज हुआ। और इसीलिए आपको आज प्रेजेंट टाइम में भले ही अलग अलग सॉइल्स यहां पर प्रेजेंट दिखाई देती हैं, बट एक्चुअली में प्राइमर कंडीशन यदि हम देखें तो इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ दक्कन प्लेट्यू या फिर इट इज लोकेटेड ऑन द एरिया ऑफ दक्कन प्लेट्यू। और यहां पर जो रॉक्स मिलती हैं वो हैं बेसाल्टिक रॉक, जिनको लावा रॉक या फिर बेसाल्टिक लावा ट्रैप्स का नाम दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली कि यहां पर आपको जो सॉइल देखने के लिए मिलेगी दैट इज कॉल्ड ब्लैक सॉइल। गेटिंग माय पॉइंट? आफ्टर ऑल और आगे आइए, साथ में यदि आप यहीं पर आएंगे पूरे ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन में तो कई जगह पर मेनली यदि आप देखो नॉर्थ वेस्टर्न में आपको कुछ अपलैंड्स देखने के लिए मिलेंगे एंड हाईलैंड्स देखने के लिए मिलेंगे। इतनी इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि लाइक यदि आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में राजस्थान के पास एक मारवाड़ या फिर मेवाड़ प्लेट्यू दिखाई देता है। मारवाड़ या मेवाड़ प्लेट्यू के बारे में मैंने आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन में बताया था कि एक्चुअली में यहाँ पर एरोजन की बहुत ज़्यादा समस्या है। जो इसका नॉर्मल एलिवेशन है ये 250 से 500 मीटर के आसपास है। यहाँ पर ये सैंड स्टोन मिलते हैं, साथ में शेल्स और लाइम स्टोन मिलते हैं। शॉकिंगली जो सैंड स्टोन है और साथ में जो लाइम स्टोन है इनकी भी इलीगल स्मगलिंग की जा रही है, बिकॉज कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, ऐसा कोई भी मिनरल जो कि मिल रहा है और लैंड एरिया में मिल रहा है, यदि सरकार को या फिर किसी भी नॉर्मल पर्सन को इसकी माइनिंग करनी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना आवश्यक होता है। जब गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलती तो इलीगल स्मगलिंग यहां पर आती है और यहां पर इलीगल स्मगलिंग होती है। बट एक्चुअली इसी के यदि थोड़े दूर देखोगे, जैसे मारवाड़ और मेवाड़ प्लेट्यू की जो लोकेशन है ये राजस्थान में आती है और राजस्थान में ये जो मेवाड़ और मारवाड़ प्लेट्यू है ये जाकर खत्म होता है अरावली रेंज के आसपास। और अरावली रेंज के आसपास वाला जो एरिया है ये मेनली फेमस है मेटलिक मिनरल्स के लिए, यानी कि मेटलिक मिनरल भी यहां पर मिल रहे हैं, सैंड स्टोन भी यहां पर प्रेजेंट हो गया और साथ में जो लाइम स्टोन है ये भी यहां पर आ गया। कहने का मतलब ये कि यदि आप इस एरिया में देखेंगे तो आपको जो मेटलिक मिनरल हैं इनकी भी इलीगल स्मगलिंग देखने के लिए मिलेगी, एज वेल एज आप देखोगे कि यहां पर जो लाइम स्टोन है, जो सैंड स्टोन है, इनकी भी इलीगल स्मगलिंग देखने के लिए मिलती है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप देखोगे तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया है ये लोकेट है बेसिकली मध्य प्रदेश में, यानी कि जो मध्य प्रदेश वाला एरिया आता है सेंट्रल हाईलैंड में ही इसको काउंट किया जाता है। ये मेनली फेमस है सैंड स्टोन के लिए। बात समझ में आई? इसके फीचर्स क्या हैं? तो डिफाइंस द चंबल रिवर बेसिन, द नॉर्दर्न सेक्शन आर हैविली डिसेक्टेड इनटू डीप अनटेरेबल जो रिवाइंस होती हैं और साथ में जो डेडलैंड्स होते हैं, यानी कि जहां पर किसी प्रकार का एग्रीकल्चर नहीं होता, जहां पर किसी प्रकार की जो फर्दर ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो नहीं होती, उसके लिए जाना जाता है। इसको कहा जाता है बेडलैंड, यानी कि इस प्रकार का जो बीहड़ वाला एरिया होता है ना, इन सिंपल वर्ड्स इसको नाम दिया जाता है बीहड़। उसके लिए बुंदेलखंड वाला रीजन भी आपको मध्य प्रदेश के आसपास वाले रीजन में देखने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं जिनका नाम है बेतवा, धसान वाला, जो धसान एक नदी है, साथ में केन एक रिवर है,
इनके आसपास का जो रीजन है, यानी कि इनका जो बेसिन एरिया है, यहाँ पर बेतवा, धसान और केन, ये 3 रिवर्स हैं, आती जिस एरिया में है उसको नाम दिया जाता है बुंदेलखंड प्लेट्यू या फिर बुंदेलखंड अपलैंड। यहां पर भी ग्रेनाइट और नेस आपको प्राय देखने के लिए मिलेंगे। अ हाईली इरोडेड अनड्यूलेटिंग सीनियल टोपोग्राफी मार्क्ड बाय ग्रेनाइट हिल रॉक्स एंड साथ में जो जनरली अनफिट फॉर कल्टीवेशन, यानी कि इन तीनों ही लैंड एरिया में यदि आप देखोगे, मेवाड़ में थोड़ा सा कल्टीवेशन होता है, थोड़ा सा एग्रीकल्चर होता है, बट एक्चुअली में ये रोलिंग प्लेन है, यानी कि यहां पर थोड़ा सा इरोजन आपको देखने के लिए मिलता है, उतना ज्यादा कल्टीवेशन यहां पर नहीं मिलेगा। जनरली ऐसा कहा है कि भाई जनरली यदि आप राजस्थान में जाओगे तो जो मोटे अनाजों की खेती है ये आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। सेंट्रल हाईलैंड में बिल्कुल नहीं होता, और साथ में ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया है ये भी थोड़ा सा इरोजनेट है, और साथ में यहाँ पर एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज हैं ये आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलती हैं। आफ्टर दैट आगे आते हैं, देखिएगा यहां पर कई एरिया ऐसे भी हैं जहां आपको देखने के लिए मिलेगा वॉल्केनिक और साथ में सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम या फिर सेडिमेंट्री कोर। अब ये वॉल्केनिक क्या होता है, तो भाई वॉल्केनिक इरप्शन के कारण फॉर्म हुई जो रॉक्स होती हैं इनको नाम दिया जाता है वॉल्केनिक रॉक, और इनके कारण जो एरिया फॉर्म होता है इसको नाम दिया जाता है वॉल्केनिक कोर या फिर वॉल्केनिक रीजन का। जैसे लाइक यदि आप मालवा प्लेट्यू की बात करोगे तो मालवा प्लेट्यू इज नथिंग बट इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ दक्कन प्लेट्यू, और दक्कन प्लेट्यू एक्चुअली में एक वॉल्केनिक कोर है या फिर वॉल्केनिक एरिया है। अब दक्कन प्लेट्यू के ही अलग अलग एरिया में अलग अलग एक्सटेंशन है, याद रखना है। इसके बाद ना एक वीडियो आएगा पेनिनसुलर इंडिया पर, जहां पर मैं पेनिनसुलर इंडियन प्लेट्यूज को अलग से मार्क करवाऊंगा, साथ में पेनिनसुलर इंडियन माउंटेन्स को भी मैं अलग से मार्क करवाऊंगा, उन वीडियोस को भी आपको देखना है। आफ्टर ऑल मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ये प्रिलिमिनरी बेस्ड है। यदि इसका एक डिटेल फॉर्म आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका डिटेल फॉर्म भी आपके साथ शेयर करूंगा, यानी कि मैं यहाँ पर वो भी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। बट याद रखिएगा कि किसी भी सीरीज का जो मेन एजेंडा होता है ये है कि वो सीरीज एक्चुअली में कितनी चल रही है, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट उसको वाकई में एंजॉय कर रहे हैं, स्टूडेंट को वाकई में इससे यूजफुल डेटा अवेलेबल हो रहा है, और ये जो सीरीज है ये वाकई में स्टूडेंट को हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है, ये इसका मेन एजेंडा होता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई किसी सीरीज को कितने टाइम तक चलाना है। यदि आप मालवा प्लेट्यू को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेनली नर्मदा, तापी, चंबल, बेतवा, ये तमाम प्रकार की रिवर्स देखने के लिए मिलेंगी। जिस एरिया से ये फ्लो हो रही हैं वहां पर एक सॉइल मिलती है बाय द नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन का प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां पर याद रखो कि इसकी जियोलॉजी कैसी है, तो बिल्ट ऑन एक्सटेंसिव लावा फ्लोज, बिकॉज कि दक्कन प्लेट्यू का ही ये एक्सटेंशन है, यील्डिंग रिच यानी कि खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, और ब्लैक कॉटन सॉइल आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। किससे फॉर्म हुई है, तो हुई है बेसाल्टिक लावा से ही फॉर्म हुई है, यानी कि बेसाल्टिक रॉक से ही फॉर्म हुई है। जब बेसाल्टिक रॉक का डेन्यूटेशन एंड इरोजन हुआ तो छोटे छोटे वो जो पार्टिकल्स बने, जो सेडिमेंट्स बने, वही आगे चलकर इसने ब्लैक सॉइल का फॉर्म ले लिया। बात समझे। यदि इसके टिल्ट पर आओगे तो जनरल स्लोप इसका जो डिसेंड है ये नॉर्थ वर्ड की ओर है, 600 मीटर डाउन, और साथ में 500 मीटर के आसपास ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से ड्रेनेज की यदि आप बात करेंगे तो आ यूनिक डुअल सिस्टम फीडिंग बोथ द अरेबियन सी, यानी कि नर्मदा और तापी रिवर जो हैं ये यहाँ से फ्लो करती हैं, और अरेबियन सी गल्फ ऑफ खंबत में अपना जो मुहाना है ये बनाती हैं, एंड बे ऑफ बंगाल में जाने वाली जो रिवर्स हैं ये भी यहाँ से निकलती हैं। दैट मीन्स मालवा प्लेट्यू इज अ प्लेट्यू जहां से अरेबियन सी और साथ में बे ऑफ बंगाल दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो करने वाली रिवर्स यहां पर बह रही हैं। जैसे नर्मदा ताप्ती बे ऑफ बंगाल ये गल्फ ऑफ खंबत में जा रही हैं, और चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये यमुना रिवर के थ्रू और यमुना गंगा के थ्रू एक्चुअली बे ऑफ बंगाल के पास अपना जो माउथ है ये फॉर्म कर रही है। आफ्टर दैट यहां पर बुंदेलखंड एंड फ्लूवियर सीरीज आती है जो कि सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म है। अब रॉक सिस्टम क्या होता है, रॉक कैसी होती है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। यदि आप इसकी जियोलॉजी को समझेंगे तो याद रखना सेडिमेंट्री लेयर्स हैं यहां पर, है ना, ऑफ लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन की सेडिमेंट्री लेयर। वाटर डिवाइड की बात करोगे तो एक्ट एज ए क्रिटिकल सेंट्रल बाउंड्री सेपरेट लाइन द सोन रिवर सिस्टम ऑन द नॉर्थ में आपको मिलेगा सोन रिवर सिस्टम फ्रॉम द महानदी सिस्टम ऑन द साउथ, ठीक है। तो यहां पर कुछ और एरिया आते हैं, जैसे ये है सोन रिवर, ठीक
ठीक है। यदि आप यहाँ पर देखोगे पन्ना, भांडे, रीवा, रोहतास, जिसको हम कैमूर प्लेट्यू बोलते हैं, तो इस प्रकार से इसके एरिया डिवाइडेड आपको देखने के लिए मिलेंगे। बात समझे। की स्टीप सीक्वेंस क्या है इसका? एक्सटेंड ईस्टवर्ड इनटू द डिसेंडिंग फ्लूवियर सीरीज लाइक पन्ना, भांडेर, रीवा एंड फाइनली द रोहतास, जिसको हम कैमूर बोलते हैं, प्लेट्यू एट 450 मीटर्स। बात समझे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ये भी यानी इससे जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस टाइम में वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे आएंगे आप, जस्ट अ सेकेंड। इसी में देखिए कि अब बात आती है ईस्टर्न मिनरल हब की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईस्टर्न मिनरल हब? तो जो आप छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज मेनली, यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, इसका डिस्कशन मैंने स्टार्ट किया था कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक प्लेस मिलेगी बाय द नेम ऑफ सिंहभूम एरिया, और दिस एरिया इज मेनली फेमस फॉर वर्ल्ड की सबसे सॉलिड रॉक एंड साथ में एंशियंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर एक बात याद रखो कि यह है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू की यदि आप बात करोगे तो ये प्लेट्यू एक्चुअली में जो मेटलिक मिनरल्स होते हैं, मेटलिक मिनरल्स, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे कि लाइक आयरन हो सकता है, जैसे कि लाइक कॉपर हो सकता है, ये तमाम प्रकार के। तो ये मेटलिक मिनरल के लिए बहुत ज्यादा रिच या फिर मेटलिक मिनरल से रिच एक प्लेट्यू है। और यदि ये मेटलिक मिनरल से रिच है तो दैट मीन्स इनकी माइनिंग भी होती होगी। माइनिंग होती होगी तो दैट मीन्स कि एक्चुअली में इससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं ये भी यहाँ पर डेवलप हो रही होंगी। और यदि इससे रिलेटेड इंडस्ट्री होंगी तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है ये भी जनरेट हो रहा होगा। और यदि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट तो होगा ही होगा ना। यानी कि कहीं पर भी ह्यूमन सेटलमेंट होने की जो एसेंशियल नीड होती है वो क्या होता है कि भाई या तो यहाँ पर जॉब हो या फिर एग्रीकल्चर हो। एग्रीकल्चर नहीं हो रहा तो जॉब हो जाए। जॉब किससे आती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ज्यादा, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन से, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर। तो किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री लगी तो वहां पर वर्कर्स की जरूरत तो होगी ना। वर्कर्स की जरूरत होगी तो लोग अलग अलग एरिया से आकर एक्चुअली में इस एरिया की ओर मूव करेंगे, यहां पर अपना पार्टिसिपेशन देंगे। तो बेसिकली ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहां पर मेटलिक मिनरल बहुत ज्यादा मिलता है। दैट इज व्हाई इस एरिया में आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा मिलेगा, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं ये ज्यादा मिलेंगी, और इसीलिए इसको नाम दिया जाता है इंडस्ट्रियल हब। बट एक ही चीज किसी एरिया के लिए या फिर किसी एक क्षेत्र के लिए वरदान होती है और दूसरे क्षेत्र के लिए अभिशाप होती है। इसको कहा जाता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कैसे? तो बात समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअली में यह है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू से एक रिवर गुजरती है बाय द नेम ऑफ दामोदर रिवर। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है बाय द नेम ऑफ बराकर रिवर। और नीचे आप देखेंगे तो एक और रिवर है बाय द नेम ऑफ सुवर्णरेखा रिवर। सुवर्णरेखा रिवर इज अ बायोलॉजिकल डेजर्ट एंड दामोदर रिवर इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल डेजर्ट। दामोदर रिवर एक्चुअली में पूरे छोटा नागपुर प्लेट्यू को दो पार्ट्स में सेपरेट कर रही है। एक है हजारीबाग प्लेट्यू एंड वन मोर इज जो रांची प्लेट्यू है इसमें। एंड दामोदर रिवर वैली इज ऑल्सो नोन एज गोंडवाना गोल्ड फील्ड, यानी कि यहां से जो कोयला है इसकी माइनिंग भी होती है। तो ड्यू टू कोल माइनिंग, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री से निकलने वाला जो अवशेष है इसको डायरेक्टली फ्लो कर दिया जाता है दामोदर रिवर में। इन रीजंस के कारण एक्चुअली में जो दामोदर है ये बायोलॉजिकल डेजर्ट में चेंज हो गई है, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार की जो मरीन स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी होती है वो नहीं रह गई है। बात समझिए। यानी कि एक्वेरियम डाइवर्सिटी धीरे धीरे यहां पर कम हो रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसका वरदान ही इसका अभिशाप बन गया। बात समझिए। यानी कि यहां पर फ्रेश वाटर की शॉर्टेज हो रही है। तो सबसे पहले रेडियल एंड ड्रेनेज एंड रिफ्ट की हम बात करते हैं तो यहां पर रिवर्स फ्लो आउटवर्ड इन अ डिस्टिंक्ट रेडियल पैटर्न फ्रॉम द 700 मीटर high plateau that Damodar River flows through a central rift valley that houses India massive Gondwana gold field. गोंडवाना रॉक की यदि आप बात करोगे जो कि यहां पर मेनली आपको दिखाई देती है, तो द प्राइमरली जियोलॉजिकल कंपोजिशन फेमसली रिच इन द मिनरल एंड कोल रिजर्व्स एक्सटेंडिंग थ्रू द रांची प्लेट्यू एंड साथ में हजारीबाग पेनिप्लेन। ठीक है। आफ्टर दैट यदि और आगे आप आएंगे, जस्ट अ सेकेंड,
तो यहाँ पर मोनार्ड नॉक्स मिलेगा, यानी कि हाईली एरोडेड रोलिंग टोपोग्राफी एंड यूनिकली इंटरप्टेड बाय मोनार्ड नॉक्स आइसोलेटेड conical hills of erosion resistance rock rising dramatically above the plain। ठीक है, कई एरिया में ये आइसोलेटेड कॉनिकल हिल्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। इनमें से एक का नाम यदि आप देखोगे तो राजमहल हिल इसका एक एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है। और यदि बात आई है राजमहल हिल की और छोटा नागपुर प्लेट्यू की, तो याद रखना है इन प्रीवियस टाइम ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसी का एक्सटेंशन आपको मिलता था क्या, हमारा मेघालय प्लेट्यू, और ये दोनों जुड़े हुए थे। अर्थ पर टाइमली होने वाली ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं इनके कारण छोटा नागपुर प्लेट्यू और साथ में ये मेघालय प्लेट्यू के बीच में एक गैप फॉर्म हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसको गंगा और जमुना यानी कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जो सेडिमेंट लाकर सेडिमेंटेशन करती थी उसके कारण फिल किया गया, और आज इसको नाम दिया जाता है किसका, मालदा गैप का, या फिर इसी को नाम दिया जाता है राजमहल गारो गैप का। यानी कि एक पार्ट बन गया इसका क्या, छोटा नागपुर प्लेट्यू, एंड द सेकेंड पार्ट इसका कहलाया मेघालय प्लेट्यू वाला एरिया। समझने की कोशिश करना कि मेघालय प्लेट्यू इज मेनली फेमस फॉर यहाँ का जो अंडरग्राउंड वाटर के कारण जो फॉर्म हुए अंडरग्राउंड वो है क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उनके लिए जाना जाता है। ये जिनको नाम दिया जाता है स्टैगलाइट और स्टैगमाइट प्रकार के लैंड फॉर्म्स, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिससे आप प्रीवियस टाइम में किस किस प्रकार की एक्टिविटीज़ या फिर किस किस प्रकार की प्रोसेस अर्थ पर घटित हुई हैं उसके बारे में आप अंदाजा लगाते हो। और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इज मेनली फेमस फॉर जो मेटलिक मिनरल है उसके लिए। सो यहाँ पर आना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ कॉन्टिजियस शील्ड, दैट मीन्स द मेघालय ऑल्सो नोन एज शिलांग प्लेट्यू कंपोज्ड ऑफ आर्कियन क्वार्टजाइट, यानी कि इस प्रकार की रॉक आपको दिखाई देती है। ओरिजिनली एग्जिस्टेड एज ए डायरेक्ट अनब्रोकन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक, यानी कि ये एक्चुअली में मेन पेनिनसुलर इंडिया का ही एक्सटेंशन है जो कि नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। फर्दर यदि डाउन फॉल्टिंग की आप बात करोगे तो इमेंस टेक्टोनिक स्ट्रेस कॉज नॉर्मल फॉल्टिंग अ मैसिव सेंट्रल ब्लॉक of earth slid downward creating a deep sunken through known as the Garo Rajmahal Gap also known as Malda Gap, ठीक है, जहां पर आज बांग्लादेश रीजन आपको दिखाई देता है। एलुवियल मास्किंग की यदि आप बात करें तो ओवर मिलेनिया द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोड थ्रू द गैप फिलिंग इट एंटायरली विथ सेडिमेंट। दीज लीव्स द गालो खासी एंड जैंतिया हिल्स geographically isolated despite their geological niche। ठीक है, तो इन्होंने टाइमली इसको फिलअप कर दिया, यानी कि पहली कंडीशन ये थी कि टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ये अलग हुआ, ऐसा कुछ फॉर्म हुआ, फिर इसको फिलअप कर दिया, तो आज आपको वहां पर जो बांग्लादेश वाला रीजन है ये देखने के लिए मिल रहा है। आफ्टर दैट यहीं पर याद रखिएगा कि जब आप इस पूरे रीजन को देखते हैं तो ये उल्टे ट्राइंगल के जैसा देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ और बातें हैं, जैसे कि लाइक सतपुड़ा विंध्यन रेंज इसके नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, जिन्होंने इसको घेरा हुआ है। महादेव और मैकल रेंजेस इसके नॉर्थ में है, जिन्होंने इसको घेरा है। वेस्ट पास से इन्होंने इसको कवर किया है, वेस्टर्न घाट ने, ईस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न घाट ने कवर किया है, और बीच में आता है दक्कन प्लेट वाला, दक्कन ब्लॉक वाला एरिया। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। सदर्न टिल्ट क्या है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एक बार मैं पढ़ देता हूं। Elevation dips significantly from south to north. It stands a commanding 1,000 meter in the deep south, steadily lowering of 500 meter in the north. The primary structural slope remains west to east, dictating all major river system, यानी कि ये पूरे मेजर रिवर सिस्टम को अपने अंदर समाये हुए है। अब जो बेसाल्टिक नॉर्थ है ये क्या है, और साथ में जो एग्रीडेशनल प्लेन की विशेषता है ये क्या होती है, इसको मैंने ना यहाँ पर अगेन कंपाइल किया है। तो आप इस रीजन को डायरेक्टली देखो कि मैंने बुंदेलखंड, मालवा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में इसको डिवाइड किया है, और इसको डिवाइड करके मैंने इन सिंपल वर्ड्स इसको समझाया है कि भाई यदि आप इसकी प्राइमरी जियोलॉजी देखोगे तो ये क्या है, की टोपोग्राफी इसकी यदि आप बात करोगे तो क्या है, और मेजर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर कौन कौन से आते हैं, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। ये जो टेबल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि आप डायरेक्टली इससे भी एग्जाम में जो क्वेश्चन है ये सॉल्व कर सकते हैं। बात समझिए।
एंशियंट साउथ की यदि हम बात करें तो कर्नाटका प्लेट्यू और साथ में तेलंगाना प्लेट्यू जो आता है, दे आर टू मेजर एक्सटेंशन ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो सबसे पहले यदि कर्नाटका प्लेट्यू की आप बात करोगे तो यहां पर दो जोन है, एक आता है मालनाड और एक आता है मैदान। एक्चुअली में यदि आप देखो तो पेनिनसुलर इंडिया में कोई भी प्लेन है नहीं। जो कर्नाटका प्लेट्यू है इसी को नाम दिया जाता है मैदान। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर एक बात लिखी हुई है, कर्नाटका प्लेट्यू ऑल्सो नोन एज मैदान। सो यहां पर याद रखना कि यदि आप कर्नाटका प्लेट्यू की बात करोगे तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है मालनाड। मालनाड एक ऐसा एरिया जो कि फॉरेस्ट हिल को कवर करता है, यानी कि डीपली डिसेक्टेड डेंसली फॉरेस्टेड हिल काउंट्री, ठीक कंट्री। मैदान का मतलब क्या होता है, आ रोलिंग प्लेन डॉटेड विथ लो ग्रेनाइट हिल्स। मैदान बेसिकली यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी सनफ्लावर वगैरह की खेती और साथ में जो आयरन ओर है उसकी माइनिंग। एलिवेशन की बात करोगे तो एवरेज 600 टू 900 मीटर का इसमें स्लोप मिलते हैं, यानी हाइट मिलती है। टैपरिंग साउथवर्ड टू मर्ज विद द नीलगिरीज पीक एट मुल्लानगिरी। ठीक है, ड्रेनेज की यदि आप बात करते हैं तो हाईली डिसेक्टेड बाय न्यूमरस फास्ट रिवर्स राइजिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। बात समझे, यानी कि यहां से वो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं जो कि अरेबियन सी में भी जाती हैं, एज वेल एज पूरा कर्नाटका प्लेट्यू क्रॉस करके एक्चुअली में ये बे ऑफ बंगाल में भी अपना मुहाना बनाती हैं। कर्नाटका यदि तेलंगाना प्लेट्यू की बात करें तो इसकी भी जियोलॉजी, टोपोग्राफी और ड्रेनेज आपको याद रखना है। जो गोदावरी, कृष्णा एंड पेन्नार जो रिवर्स हैं वो इसको क्रॉस करती हैं। जियोलॉजी की बात करोगे तो बिल्ट ऑफ एंशियंट आर्क एंड नीसेस एंड हाईली मिनरल रिच एरिया, क्योंकि ये धारवाड़ रॉक से फॉर्म है। फीचर्स गोंडवाना कोल इन द गोदावरी रिवर वैली। ठीक है, तो गोदावरी यहां से बहती है, दैट इज वाई इसकी जो रिवर वैली है ये कोल फील्ड के लिए स्पेशली जानी जाती है। टोपोग्राफी की बात करें तो शार्पली डिवाइडेड बिटवीन स्टीप बाउंड्री घाट्स एंड वास्ट फीचरलेस पेनी प्लेन्स। ठीक है, इसके बारे में याद रखो। आफ्टर दैट और आगे आए तो यहां पर महाराष्ट्र प्लेट्यू जो ऑल्सो नोन एज दक्कन प्लेट्यू, इसके बारे में हमने बात कर ली है। और किसी के बारे में बात बची है क्या? हाँ, जो दंडकारण्य प्लेट्यू वाला एरिया है, दंडकारण्य प्लेट्यू को हम तीन पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं। द फर्स्ट वन इज छत्तीसगढ़ प्लेन, एक आता है बस्तर प्लेट्यू और एक आता है हमारा दंडकारण्य। क्यों? क्योंकि दंडकारण्य प्लेट्यू की जो लोकेशन है ये झारखंड में भी ये मेनली आती है छत्तीसगढ़ में। झारखंड का कुछ एरिया भी इसमें कवर होता है और उड़ीसा का कुछ एरिया भी इसमें कवर किया जाता है। सो यदि छत्तीसगढ़ वाले एरिया की आप बात करोगे तो इसकी क्या यूनिकनेस है? यूनिक सॉसर शेप डिप्रेशन लेड विथ हॉरिजॉन्टल लाइमस्टोन एंड शिल्स। इट इज ड्रेन्ड बाय द महानदी रिवर। ये यहां पर ये जो रिवर जा रही है दिस इज कॉल्ड महानदी रिवर। बस्तर प्लेट्यू मेनली जो नक्सलाइट एक्टिविटीज होती है उनसे बहुत ज्यादा परेशान ये एरिया है। अ डीपली फॉरेस्टेड मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड साउथ ऑफ द महानदी। इट इज जियोग्राफिकली डिसेक्टेड बाय द इंद्रावती रिवर। तो यहाँ की जो मेन रिवर है वो है इंद्रावती। करंट अफेयर का ये पोर्शन है क्योंकि यहाँ पर जो नक्सलाइट ऑपरेशंस हैं ये चलाए गए थे और यानी कि नक्सलाइटों को आत्मसमर्पण करने के लिए यहाँ पर मजबूर किया गया था। आफ्टर दैट दंडकारण्य, अ हिस्टोरिकल फिजियोग्राफिक रीजन ए कंपोजिंग the Abuz Mad Hill. It remains highly forested and he is the historical home to deeply rooted indigenous tribes including the Gond, Moria and Halbas. Basically मिडिल इंडिया में या फिर सेंट्रल इंडिया में जो गोंड, भील, बैगा ये ट्राइब्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, यानी कि ट्राइबल एरिया है ये बहुत ज्यादा, दैट इज वाई इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ये मैंने यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया के प्लेट्यूज और पेनिनसुलर इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मिनरल रिच एरिया थे और साथ में जहां पर जो भी जियोलॉजिकल फैक्ट इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में मैंने आपको बताया है। यदि ये वीडियोस आपको वाकई में हेल्पफुल हो रहे हैं तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में अपना रिस्पेक्टिव फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इस PDF को आप मेरे टेलीग्राम हैंडल से डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, और सिविल्स विथ आकाश पर आपको तमाम प्रकार की अपडेट्स मिल जाएंगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।